नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसको आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो बात है वो हो रही है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन में भी अगर आप लोग कहो तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और इसमें भी अगर हम लोग थोड़ा और डीप में जाएं तो और अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो बात हो रही है यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन की। तो इसको लेके एक जो डाटा है वो सामने आया है। दरअसल हुआ क्या है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, जुलाई के महीने का जो इन्फ्लेशन है उसको बताया जा रहा है कि 15 महीने का ये जो रिकॉर्ड है ये तोड़ चुका है। और उसमें भी जो फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि फूड को लेके जो महंगाई है, सब्जियों को लेके जो महंगाई है, उसमें बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है। आप लोग बाहर निकलते होगे तो आप लोग ने खुद ही देखा होगा कि महंगाई जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें ना तो इस समय अगर आप लोग वर्ल्ड में देखोगे ना तो सबसे ज्यादा आप लोग को जो फूड इन्फ्लेशन है वो मिलेगा वेनेजुएला में। यहाँ पर 414% का फूड इन्फ्लेशन जो है वो है। जून का ये डाटा है, तो जून में आप लोग कह सकते हो कि ये जो 470% के आसपास जो फूड की महंगाई है वो थी वेनेजुएला में। और ये अगर आप लोग को ज्यादा लग रही है तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो ग्राफ है ना वेनेजुएला का, ये गिरते हुए यहाँ तक पहुंचा है। कुछ टाइम तक पहले यहाँ पर 500 से ज्यादा परसेंट जो फूड इन्फ्लेशन था वो था। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो इसमें लेबनान है, यहाँ पर 280% लिखा है, लेकिन 300% तक अब ये पहुंच चुका है। और इसके बाद बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। इसमें इंडिया को अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया को काफी ज्यादा नीचे दिखाया गया है। 4.49% जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन है वो है। लेकिन अभी जो जुलाई का डाटा है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ना, ये जो डाटा है ये जून का है। जो जुलाई का डाटा है वो अभी सामने आया है। जुलाई 2023 में जो फूड इन्फ्लेशन है उसके डाटा के बाद आप लोग कह सकते हो कि एग्जाम्पल के लिए, अजम्पशन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि बाकी सब कंट्रीज में ऑलमोस्ट सेम ही रहा होगा जो फूड इन्फ्लेशन है जून और जुलाई के महीने में। और उसके बाद अगर आप लोग देखो ना तो जुलाई का जो डाटा है उसके बाद इंडिया सीधे यहाँ पर कहीं पहुंच जाएगा। तो क्या डाटा है ये मैं आगे आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद नेपाल और भूटान और बाकी जैसी कंट्रीज पे इंडिया कैसे डिपेंडेंट है अपने यहाँ जो फूड इन्फ्लेशन है उसको कम करने के लिए, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और बहुत कुछ आप लोग को इसके अलावा इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो देखो, अभी चल रहा है अगस्त का महीना, आज 16 अगस्त है। और हम सबको पता है कि जो पिछले महीने का इन्फ्लेशन का डाटा होता है उसको आने में लगभग 14 से 15 दिन जो होते हैं वो लगते हैं। तो जुलाई का जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो अभी आया है। और इसमें हम लोग बात करेंगे सिर्फ सीपीआई की, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन की। दो तरह का इन्फ्लेशन होता है, आपको पता होगा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे कहते हैं, और डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये जो डब्ल्यूपीआई है इसकी बात नहीं करेंगे, सीपीआई की हम लोग इसमें बात करेंगे। और इसमें यह बताया गया है कि जुलाई के लिए जो सीपीआई है इंडिया का ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो है 7.44%। और जून में कितना था ये सीपीआई? जून में ये था 4.81%। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा अचानक से ये बढ़ा है। उसके बाद अगर हम लोग इसमें बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन के, फूड इन्फ्लेशन पे तो मुझे नहीं लगता मेरे को कुछ बताने की जरूरत है, कोई डाटा देने की जरूरत है। जो चीजें हैं वो साफ दिख रही है। अगर आप लोग मार्केट जाते होगे कोई सामान खरीदने, सब्जियां वगैरह खरीदने, तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। हाल में मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि जो बर्गर किंग है, बर्गर किंग आप लोग जानते होंगे कि एक बहुत बड़ी तो फास्ट फूड चेन है, उसने अपने जितने भी उसके मेन्यू थे उसमें आप लोग कह सकते हो कि जो टमाटर था उसको निकाल दिया है पूरी तरीके से। और इनने ये कहा है कि टमाटर जो है वो वेकेशन पे है, उसको भी वेकेशन चाहिए, उसको निकाल दिया। और जिसका कारण आप लोग जानते होंगे कि हाल में जो टमाटर का प्राइस है वो कहीं कहीं पर आप लोग कह सकते हो कि कुछ दिन पहले तक 250 रुपए पर केजी तक था। फिर भी अगर हम लोग डाटास की बात करें तो जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें आप लोग कह सकते हो कि जून का जो इन्फ्लेशन था ना, जून में जो फूड इन्फ्लेशन था कंट्री में वो था 4.49% का। और जुलाई में ये कितना हो गया? ये सीधे हो गया 11.5% का। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो इंक्रीज है वो देखने को मिला है फूड के प्राइसेस में, जो कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मार्केट में चले जाओ अगर आप लोग तो वैसे ही आप लोग को पता चल जाएगा। टमाटर हो गया या फिर सीरियल्स हो गया या फिर बाकी भी इस तरीके के वेजिटेबल्स हो गए, आलू हो गया और भी मिल्क, ये प्रोडक्ट भी अगर आप लोग देखो तो ये सारे ही प्रोडक्ट में हम लोग को जो ग्रोथ है, जो प्राइस का इंक्रीज है वो देखने को मिला है। यहाँ पर एक ग्राफ है आप लोग देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि कितना कितना किस किस रेट के हिसाब से जो प्राइस का इंक्रीज है वो हुआ है। दूसरा इसमें देखने की जरूरत यह है कि आप लोग को पता होगा कि सीपीआई जो कैलकुलेट किया जाता है ना, उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। यानी कि उसमें जो फूड के आइटम्स है उनका प्राइस लेके जोड़ा जाता है, फिर बाकी जो आइटम्स है उनका प्राइस लेके जोड़ा जाता है, फ्यूल का प्राइस लेके जोड़ा जाता है। इस तरीके के उसके कंपोनेंट बने हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है, कितना कितना परसेंटेज वेटेज है, वो सब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसमें फूड का जो परसेंटेज है ना, फूड और बेवरेजेस का,
वो आप लोग कह सकते हो ठीक आधा ही है, 50% के आसपास ही है, 45% समथिंग है ये। और इसीलिए एक तो फूड का वेटेज भी इसमें ज्यादा है, दूसरा जो फूड का इन्फ्लेशन है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, सीपीआई जो फूड है वो 11.5% तक हो गया है जुलाई का। तो उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा गया, इसीलिए ओवरऑल सीपीआई जो है उसमें इंक्रीज आ रहा है। अगर आप लोग ये जो सिर्फ वेजिटेबल का इससे निकाल दो तो ऐसा बताया जा रहा है कि ओवरऑल जो सीपीआई है वो है 5.4% का, और जून में ये कितना था, 5.2% का। तो क्या आप लोग कह सकते हैं कोई खास इंक्रीज नहीं है, लेकिन सिर्फ वेजिटेबल के प्राइस की वजह से ये जो इंक्रीज देखने को मिला है ये बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर एक मजे की बात मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग को खुद हो सकता है इस पे थोड़ी बहुत हंसी आ जाएगी, कि जो कोर सीपीआई होता है ना, कोर सीपीआई आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं आप लोग को, ये जो पूरा कंपोनेंट है ना सीपीआई का, इसमें से आप लोग फूड माइनस कर दो, दूसरा फ्यूल माइनस कर दो, ये दोनों का जो प्राइस है ये आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाना इनको गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। इसीलिए इन दोनों चीजों को माइनस कर दो आप लोग, तो जो इन्फ्लेशन बचता है उसको कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। इस कोर इन्फ्लेशन की जो वैल्यू है जुलाई के महीने के लिए वो है 5.1% का, और ये जो परसेंट है जुलाई के महीने के लिए ये 21 महीने का सबसे लो है। तो यहाँ आप लोग खुद ही देखो, कोर इन्फ्लेशन सबसे कम है, 21 महीने का सबसे कम है, और जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो आप लोग कह सकते हो कि जो 15 महीने हैं पिछले उसमें सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से समझा जा सकता है कि इसका जो मेन कारण है वो फूड है, और फूड में भी अगर आप लोग कहो तो वेजिटेबल है, खासकर से सिर्फ टमाटर को अगर पकड़ लो आप लोग तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके प्राइस के राइस का। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि आरबीआई ने जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी पूरे साल की, जो फिस्कल ईयर 24 है कि इस साल इतना इन्फ्लेशन रहेगा, उसको हाल में ही बढ़ा दिया है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है ना फूड का, ये आने वाले टाइम तक, कुछ और टाइम तक आप लोग कह सकते हो रहेगा। प्लस आप लोग को ये भी पता होगा कि आरबीआई ने जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें जो उसका लैंडिंग रेट था उसको भी बढ़ाया नहीं। आप लोग को पता होगा कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो आरबीआई क्या करता है कि जो लैंडिंग रेट है उसको बढ़ा देता है, ताकि लोन कम ले लोग बैंक से और खर्चा कम करें। खर्चा कम का होता है तो डिमांड कम होती है, और इसकी वजह से जो प्राइस होता है वो भी कम हो जाता है। लेकिन इस इन्फ्लेशन के बावजूद भी आरबीआई ने, आप लोग को पता होगा, अभी हाल में पिछले वीक की जो मीटिंग हुई है उसमें जो लैंडिंग रेट है वो नहीं बढ़ाया है। और जिसका कारण अगर आप लोग देखो ना यहाँ पर, तो आप लोग इसको समझ सकते हो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। दरअसल होता क्या है ना कि प्राइस के राइज होने के बहुत कारण होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के कारण होते हैं। एक कारण होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है उस चीज की, इसलिए उसका प्राइस राइज हो जाता है। दूसरा होता है कि उस चीज को प्रोड्यूस कर पाने में मुश्किल आ रही है, इस वजह से उसका प्राइस राइज होता है। तो डिमांड अगर बहुत ज्यादा है, ऐसे में आरबीआई एक्शन लेती है, अपना लैंडिंग रेट बढ़ाती है, तब तो ये काम करेगा। लेकिन अगर सप्लाई की वजह से, सप्लाई शॉर्टेज की वजह से, आप लोग कह सकते हो प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो प्राइस का राइज है, उसमें आरबीआई का ये वाला जो आप लोग कह सकते हो हथियार है ये काम नहीं करेगा। इसमें डिमांड कम करके आरबीआई क्या कर लेगा, ये डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन है ये तो है ही नहीं। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि आरबीआई ने अभी कोई इस पे डिसीजन नहीं लिया, लेकिन हो सकता है अगली जो मीटिंग होने वाली है उसमें आरबीआई कोई डिसीजन ले। ये देखते हैं हम लोग आगे क्या चीज निकल के सामने आती है। और इन लोग कह सकते हो जो प्राइस का राइज है, इसका अगर कारण की हम लोग बात करें तो हम सबको पता है, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि ये जो साल है ना ये एल नीनो ईयर है। एल नीनो क्या होता है, अगर ये आप लोग को नहीं पता तो एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसमें जाके देख लेना। और होता क्या है कि इस साल एल नीनो पड़ता है तो इंडिया में आप लोग कह सकते हो, इस पूरे एरिया में ही आप लोग कह सकते हो काफी ज्यादा जो सूखा है वो देखने को मिलता है। अब हो सकता है आप लोग यहाँ पर सवाल करो कि आप तो कह रहे हो सूखा देखने को मिलता है, और जबकि हम लोग देख क्या रहे हैं कि पंजाब में हो गया या फिर बाकी वेस्टर्न साइड हो गया, राजस्थान वगैरह में बाढ़ जैसी सिचुएशन जो है वो सुनने में आ रही है, उस तरीके की जो न्यूज है वो आ रही है। तो देखो ये ठीक है, बाढ़ वहां पर आ रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। दरअसल होता क्या है ना कि ये जो क्लाइमेट होता है पूरा, कि ये विंड इधर से आ रही है, ये विंड उधर से जा रही है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज होती है। आप लोग ने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि कितना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता है, कितने ज्यादा फैक्टर जो होते हैं वो इसमें काम करते हैं। ऐसे में मैं अगर आप लोग को बताऊं तो हम लोगों ने जो कार्बन का एमिशन किया है, जो इन्वायरमेंट के साथ इतना ज्यादा छेड़छाड़ किया, उसकी वजह से कोई भी चीज प्रिडिक्ट कर पाना वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो गया, आप लोग कह सकते हो। इसीलिए एल नीनो में जनरली ये होता था कि जो आप लोग कह सकते हो सूखा है इस पूरे एशिया में, खासकर से जो ईस्टर्न और सदर्न एशिया है वहां पर, उसमें देखने को मिलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एल नीनो भी हुआ, उसके बाद भी कुछ एरिया में आप लोग कह सकते हो जो बाढ़ है वो देखने को मिली है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो टर्म पहले इस्तेमाल किया जाता था एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए, वो इस्तेमाल किया जाता था ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन ओवर टाइम फिर जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये समझ में आया कि जो
हम लोग कार्बन का एमिशन कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो जरूरी नहीं है कि हर जगह वार्मिंग ही हो। उसकी वजह से क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। कहीं पर हो सकता है बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाए, बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, और कहीं पर हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो गर्मी है, बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हो जो वार्मिंग है वो देखने को मिले। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग शब्द का इस्तेमाल अब उतना नहीं किया जाता है, अब सीधे सीधे इस्तेमाल किया जाता है क्लाइमेट चेंज का। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो अनप्रेडिक्टिविटी है क्लाइमेट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होता है, लेकिन एल नीनो ईयर में जो है ना वो जनरली ये होता है कि इस एरिया में सूखा बहुत पड़ता है, और इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो ये जो पूरा रीजन है, कुछ रीजन को छोड़ के यहाँ पर बारिश उतनी हुई नहीं है, और यही कारण है कि जो प्रोडक्शन है टमाटर का या बाकी वेजिटेबल्स का वो उतना हुआ नहीं है ना। कुछ अगर हम लोग गवर्नमेंट के स्टेप्स की बात करें तो आप लोग को मैं बता दूं कि वीट पे इंडिया ने जो एक्सपोर्ट है उसको बैन लगा दिया था। राइस तो जैसा कि मैंने आप लोग लगाया था, वीट के भी एक्सपोर्ट पे पहले ही बैन लगा दिया था। अब क्या हो रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भी गवर्नमेंट कम करने की सोचेगा, या फिर आप लोग कह सकते हो कि पूरी तरीके से हटा ही देगा जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वीट की उसको। लेकिन वीट में मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को जो दिक्कत है वो अभी और आएगी। इसकी वजह से उतना ज्यादा अगर आप लोग देखो वीट का जो प्राइस है वो कम नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि जो ग्रीन डील है, जो इस एरिया से ब्लैक सी से ग्रेन आता था और इसके लिए यूक्रेन और रशिया और टर्की और यूएन ने मिलकर डील की थी कि ठीक है वॉर की वजह से इसको नहीं रोका जाएगा, वो रशिया ने कैंसिल कर दिया है, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स था वीट का। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि इसकी वजह से वीट के जो प्राइस है उसमें हम लोग उतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। उसके अलावा मैं आप लोग को बताऊं तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनने हाल में ही बताया कि इंडिया क्या करेगा कि जो अरहर दाल है उसको मंगा रहा है मोजाम्बिक और म्यांमार से। इस पे जो लिमिटेशन हुआ करती थी कि आप सिर्फ इतना ही इम्पोर्ट कर सकते हो या फिर बाकी तरीके की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो गवर्नमेंट ने हटा दिया, ताकि बहुत आसानी से ये जो इम्पोर्ट है वो इंडिया में किया जा सके। और उसके बाद मूंग दाल अगर आप लोग देखो तो इनने बताया कि इंडिया के पास ऑलरेडी ये पड़ा है, और ये कहा जा रहा है कि भूटान से अब इंडिया जो है वो आलू खरीदेगा और खरीद भी रहा है। आप लोग कह सकते हो इसकी जरूरत यहाँ से पूरी हो जाएगी। प्लस आप लोग ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो टमाटर का प्राइस है इंडिया में वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज किया है। कहीं कहीं तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये जो प्राइस है ये 50 रुपए तक का पहुंच गया, यानी 50 रुपए का 1 किलो जो टमाटर है वो बिकने लगा है। अभी आप लोग की तरफ ये जो प्राइस कम नहीं हुआ है तो घबराना मत, बहुत जल्दी ये कम होगा। क्योंकि हुआ क्या है कि नेपाल से अब इंडिया जो ये इम्पोर्ट है टमाटर का वो करने लगा है। नेपाल ने और एक्सपोर्ट करने की अपनी जो इच्छा है वो बताई है, वो और टमाटर हो गया या वेजिटेबल हो गया अगर आप लोग देखो तो ये एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया में। दरअसल इस चीज का अगर आप लोग देखो ना तो काठमांडू हो गया या फिर उसके आसपास वाले 1-2 और एरिया हो गए, वहां पर सरप्लस प्रोडक्शन है। अभी हाल में तो एक न्यूज आई थी, मैं आप लोग ने देखा होगा, आप लोग ने उसके बारे में सुना भी होगा कि नेपाल के जो प्रोड्यूसर थे जो टमाटर प्रोड्यूस करते थे वो कितने टन का जो टमाटर है उनने रोड पे फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि उनको सही प्राइस नहीं मिल रहा था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था और आप लोग कह सकते हो कि डिमांड उतनी थी नहीं, तो एक्स्ट्रा सरप्लस था, इसीलिए प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया था। 10 रुपए भी ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्राइस नहीं मिल रहा था, इसीलिए गुस्से में इन लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए ये जो टमाटर है इसको रोड पे फेंक दिया था। तो ये इस समय सिचुएशन है। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर चाइना का हाल बताऊं ना तो हम लोग ने जैसा कि देखा पूरा वर्ल्ड जो है वो डील कर रहा है इन्फ्लेशन से, चाहे यूरोप हो गया, चाहे यूएसए हो गया, इंडिया हो गया और बाकी भी रीजन हो गया। अफ्रीका में भी इन्फ्लेशन जो है खासकर से फूड इन्फ्लेशन जो है वो आई है। लेकिन चाइना में उल्टा केस देखने को मिल रहा है। चाइना में जो डिफ्लेशन है यानी कि चीजों का जो प्राइस है वो और भी ज्यादा कम होता जा रहा है, और ये चीज मैं आप लोग को बताऊं कि और भी ज्यादा खतरनाक होती है, आप लोग कह सकते हैं। क्यों? इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं। इससे जो प्रोडक्शन होता है वो और कम हो जाता है कंट्री में, और इसीलिए चाइना की जो इकोनॉमी है अब उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि फ्यूचर में यह उतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगी।